नमस्कार बच्चों, स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। बच्चों, आप लोग बहुत खुश होंगे उम्मीद करता हूं। और आज के इस वीडियो में प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ने वाले, जो कक्षा 10 के है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है अपने आप में। तो आओ सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन करते हैं कि क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे। तो चलो आओ शुरू करते हैं। तो देखो बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले हमको पढ़ना है प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश। प्रकाश क्या होता है और उनके गुणों के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश और उनके गुणों के बारे में पढ़ेंगे। फिर अगली हम पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम और प्रकाश के परावर्तन क्या होता है। तीसरी बात पढ़ेंगे दर्पण। क्या पढ़ेंगे? दर्पण पढ़ेंगे। और दर्पण में हम दो तरह का दर्पण पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे समतल दर्पण, दूसरा पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। पहला पढ़ेंगे समतल दर्पण और दूसरा पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। समतल दर्पण में हम उसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे, आखिर समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण में हम दो तरह का पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण में पहला होता है एक अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, और दूसरा होता है अवतल दर्पण। तो पहला क्या होता है? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। और उत्तल अवतल दर्पण में क्या पढ़ेंगे? उनके गुणों के बारे में पढ़ेंगे। और उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में दोनों का प्रतिबिंब कैसा बनता है, छोटा बनता है कि बड़ा बनता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और तीसरी इसका महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके प्रयोग। और उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, बस मात्र इस तीनों चीज को पढ़ना है और उससे बनने वाले प्रतिबिंब को पढ़ना है। उसके बाद चौथा पॉइंट क्या पढ़ेंगे? दर्पण सूत्र। क्या पढ़ेंगे? दर्पण सूत्र पढ़ने वाले हैं। दर्पण सूत्र में मात्र दो ही सूत्र है। एक होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f, और दूसरा होता है f बराबर r/2। और तीसरा सूत्र होता है मेरे बच्चे आवर्धन। आवर्धन बराबर होता है h'/h। यानी क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु का ऊंचाई बनाना है। तो ये चौथा टॉपिक के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ इन सभी का थ्योरी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। और सबसे पहले जानेंगे प्रकाश क्या है और प्रकाश के गुण क्या क्या होता है। अब पहला पॉइंट क्या है? प्रकाश। यानी प्रकाश होता क्या है। तो आओ सबसे पहले देखो, प्रकाश के बारे में पहला टॉपिक था, तो पहला टॉपिक प्रकाश। तो प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यानी प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम वस्तु को नहीं देख पाएंगे। अगला क्या है? प्रकाश। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। यानी प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसका मतलब क्या है? ये जो प्रकाश है यानी निर्वात में भी गमन कर सकता है। तो निर्वात यहाँ पे आता है। ये निर्वात क्या होता है? तो निर्वात क्या होता है? तो निर्वात ये होता है बच्चों कि जहाँ पे कुछ भी ना हो, ना हवा पानी, यानी कोई चीज का माध्यम ही ना हो, जहाँ पे कुछ ना हो, शून्य हो, उसी को बोलते हैं निर्वात। यानी इसको चलने के लिए किसी माध्यम का जरूरत नहीं होता है। अब ये माध्यम क्या होता है? तो माध्यम जैसे एक उदाहरण के तौर पे ले लो कि मान लो कि हमको बाजार से 1 कुंटल गेहूं खरीद करके घर लाना है। तो क्या करोगे? तो गेहूं को लाने के लिए तुमको कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा। या तो तुम अपने शरीर पे उठा के ला सकते हो, या तो ठेला करना पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? यानी उस गेहूं को उठा करके ठेला पे रखा और उस ठेला तुमको कहाँ पहुंचा दिया? घर पे पहुंचा दिया। तो वही हुआ माध्यम। यानी माध्यम क्या हुआ कि उस ठेला, यहाँ पे माध्यम क्या था? ठेला है। यानी ठेला से तुम्हारा कहाँ चला गया? घर चला गया। उसी तरह यहाँ पे माध्यम, उसी तरह इस प्रकाश को भी माध्यम की जरूरत नहीं होता। उसको बिना ठेला का भी ये जा सकता है। इसको कोई चीज का जरूरत नहीं है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। इसीलिए इसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। अगला पॉइंट क्या है? प्रकाश। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। ये जो प्रकाश होता है बच्चों, हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। कभी भी ये टेढ़ा प्रकाश गमन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि वो दारू नहीं पीता है। नहीं रे।
तो वो दारू नहीं पीता है, इसलिए वो प्रकाश हमेशा क्या चलता है, सीधी रेखा में, वो हमेशा सीधा जाएगा, जब भी चलेगा हमेशा सीधा। अगर जब भी जब प्रकाश चलेगा तो इस हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलेगा, वो कभी टेढ़ा होकर के नहीं चलेगा। तो अगला पॉइंट क्या है, अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। यानी इसका कहने का मतलब है कि प्रकाश जो है अलग अलग माध्यम, यानी ठोस में उसकी चाल अलग होता है, पानी में उसका चाल अलग अलग होता है, और कांच में अगर प्रकाश जाएगा तो उसका भी चाल क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। इसको समझने के लिए अपने दैनिक जीवन में मान लो कि अगर तुमको एक रोड पे दौड़ने के लिए बोलेंगे और तुमको बोलेंगे जाओ फिर बालू में जाके दौड़ो, क्या दोनों में समान चाल से चलोगे क्या, नहीं। रोड की अपेक्षा तुमको बालू में तुमको दौड़ना थोड़ा सा कठिनाई होगा, नहीं। तो उसी तरह इसमें भी क्या होता है, प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है। उसी तरह प्रकाश को भी अलग अलग जगह पर इसका चाल क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, इसीलिए उस जगह का नाम दे दिए हैं माध्यम। चलो अब अगला पॉइंट क्या है, निर्वात में। निर्वात में, अब तुम निर्वात समझ गया, जहां पर कुछ भी ना हो। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। यानी निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, या तुम 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। और ये निर्वात में सबसे अधिक चाल होता है। अगर बच्चों यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, बोलेगा कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होता है, तो ऑप्शन मारना निर्वात में। तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है, तो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो चलो अब आगे आते हैं। अब क्या कह रहा है कि सर्वप्रथम सबसे पहले प्रकाश की चाल, यानी प्रकाश का चाल जो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, सबसे पहले किसने मापा था, तो रोमर ने मापा था। किसने मापा था मेरे बच्चे, रोमर ने मापा था सबसे पहले। तो कब मापा था, तो 1678 ईस्वी में। कब मापा था, तो 1678 ईस्वी में रोमर ने मापा था प्रकाश की चाल को, और बताया कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है कहाँ पर, तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। अगला बात क्या याद रखना है, पानी में प्रकाश की चाल, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा। 3 चीज याद रखना, एक निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है, और कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है। मात्र इस 3 पॉइंट को जरूर याद रखना। यहीं पे पहला पॉइंट लिखे हैं, पानी में, यानी पानी में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना होता है, तो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगर इसको बदला जाए तो 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी पानी में जो प्रकाश की चाल होगी 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से उसमें दूरी तय करेगा। अब अगला क्या है, कांच में। पहला क्या था, पानी में। निर्वात में सबसे प्रकाश की चाल क्या होता है, सबसे अधिक होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद पानी में, पानी में कितना होता है, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। उसी तरह कांच में भी याद रखना है, कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना होता है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगला पॉइंट क्या है, प्रकाश दोहरी प्रकृति का होता है। तो प्रकाश क्या होता है, दोहरी प्रकृति का होता है। इसका कहने का मतलब क्या है कि अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसका अलग अलग बातें कही। जैसे एक साहब आया, न्यूटन साहब ने, न्यूटन के अनुसार क्या बोला कि प्रकाश जो है कणों से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है, कणों से मिलकर बना है। ये किसने कहा, न्यूटन साहब ने। तो आएगा ऑब्जेक्टिव में तो क्या मारेगा, न्यूटन। यानी बोलेगा प्रकाश कणों से मिलकर बना है, किसने कहा था, तो न्यूटन ने कहा था। तो प्रकाश क्या है, तो प्रकाश दोहरी प्रकृति का होता है। इसने बोला कि ये जो प्रकाश है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, और इसी छोटे छोटे कणों को इसने क्या बोला, कणिका। क्या कहा, कणिका। किसने, तो न्यूटन ने। न्यूटन ने बोला छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसको क्या बोलते हैं, कणिका। लेकिन एक
और वैज्ञानिक आया जिसका नाम था हाइगेंस। क्या नाम था? हाइगेंस। हाइगेंस आया, हाइगेंस साहब ने बोला क्या? हाइगेंस के अनुसार क्या बोल रहा है? प्रकाश क्या है? तरंग है। प्रकाश क्या है? तरंग है। ये छोटे छोटे कणों से नहीं मिलकर बना है, ये प्रकाश की तरंग ऐसे ऐसे चलता है। तो प्रकाश किसने बताया? तो हाइगेंस ने। हाइगेंस ने क्या बोला? प्रकाश एक तरंग है। लेकिन न्यूटन ने क्या कहा? ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, इसलिए प्रकाश कभी कण है तो कभी तरंग है, दोनों के अनुसार। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रकाश दोहरी प्रकृति का होता है। यहाँ तक समझ में आया? अब देखो यहाँ पे कुछ बातें यहाँ पे लिखे हैं नोट में। तो यहाँ पे देखो 8 मिनट 20 सेकंड लिखे हैं। तो ये क्या लिखे हैं? यानी सूर्य को हमारे पृथ्वी तक आने में उसको 8 मिनट 20 सेकंड का समय लग जाता है। अब अगला देखें, लिखे हैं 1.28 सेकेंड। तो ये क्या लिखे हैं? ये है सूर्य को चंद्रमा तक जाने में कितना समय लगता है, यानी सूर्य की रोशनी को चंद्रमा तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 1.28 सेकंड लगता है। कितना लगता है? 1.28 सेकंड मिलकर लगता है। अब यहाँ पे देखो, हम सूर्य भगवान यानी सूर्य को बनाए हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझो। अब देखो ये प्रकाश, सूर्य क्या देता है? प्रकाश देता है। देता है कि नहीं देता है? अब कैसा प्रकाश देता है जल्दी बताओ। सूर्य का कलर कैसा है? लाल है कि पीला है कि गुलाबी है? क्या है? कुछ नहीं है। प्रकाश सफेद है। क्या है? प्रकाश। सूर्य का रंग कैसा है? सफेद। और तुमको जान के आश्चर्य लगेगा कि ये जो प्रकाश सफेद है और ये सूर्य की रोशनी 7 रंगों से मिलकर बना है। कितने रंगों से? 7 रंगों से। यानी प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। सूर्य का प्रकाश किसका किसका मिश्रण है? 7 रंगों का मिश्रण है। और सूर्य देखो यहाँ पे दिखाने की बात करें तो बोलेगा कि बताओ सूर्य दिखता है क्या? प्रकाश दिखाई पड़ता है क्या? हम लोगों को आसपास वातावरण को देखो, प्रकाश हमको दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसके माध्यम से हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? देख पाते हैं। क्या यहाँ तक समझ में आया? तो चलो अब आते हैं प्रदीप्त और अप्रदीप्त। अब प्रदीप्त तथा अप्रदीप्त वस्तु क्या होता है मेरे बच्चे? समझो। प्रदीप्त वस्तु वो होता है जो प्रकाश उत्सर्जित करता है। क्या करता है? प्रकाश उत्सर्जित करता है, उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। दूसरी अप्रदीप्त वस्तु, ठीक इसके विपरीत, यानी जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसी को बोलते हैं अप्रदीप्त वस्तु। क्या बोलते हैं? अप्रदीप्त। यानी जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करता है उसको बोलेंगे प्रदीप्त, और जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसको क्या बोलेंगे? अप्रदीप्त वस्तु बोलेंगे। जैसे बादल देख लो, बादल क्या प्रकाश उत्सर्जन करता है? नहीं करता है, यानी वो कौन सा वस्तु है? अप्रदीप्त वस्तु है। जैसे हमारे ग्रह, ग्रह क्या प्रकाश उत्सर्जित करता है? जैसे मेरी धरती माता भी एक ग्रह है, तो धरती क्या प्रकाश उत्सर्जित करता है? प्रकाश देता है रात में? क्या नहीं देता है। इसका मतलब वो कौन सी वस्तु है? अप्रदीप्त वस्तु है। उसी तरह चंद्रमा, हाँ सर रात में दिखाई पड़ता है चंद्रमा, लेकिन ध्यान रखना चंद्रमा भी अप्रदीप्त वस्तु है। ये चमकता तो है, तो चमकता किसके माध्यम से? तो सूर्य की रोशनी से चमकता है। और क्यों चमकता है? क्योंकि उसके सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है, इसलिए वो चमकता है। तो सूर्य भी क्या, सूर्य क्या प्रदीप्त है कि अप्रदीप्त है? प्रदीप्त वस्तु है। क्यों? क्योंकि सूर्य प्रकाश उत्पन्न करता है। नहीं। और तारे बताओ, तारे चमकता है कि नहीं चमकता है? चमकता है, यानी प्रकाश उत्सर्जित करता है, इसलिए वो भी प्रदीप्त वस्तु है। इसमें मात्र 5 उदाहरण मेरे बच्चे याद रखना। पहला क्या? सूर्य। सूर्य क्या है? प्रदीप्त वस्तु। दूसरा बादल, प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता, अप्रदीप्त वस्तु। ग्रह प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, अप्रदीप्त वस्तु। लकड़ी प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, इसलिए वो भी अप्रदीप्त वस्तु। बादल ये भी प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, इसलिए भी प्रदीप्त वस्तु। और लास्ट तारे, तो तारे क्या प्रकाश उत्सर्जित करता है? हाँ सर प्रकाश उत्सर्जित करता है, रात में भी वो चमकता है, यानी वो भी क्या है? प्रदीप्त वस्तु है। और जल्दी से कमेंट में बताओ तुम्हारे घर में जो टेबल है वो प्रदीप्त है कि अप्रदीप्त वस्तु है। तो चलो अब आगे आते हैं अगले टॉपिक। प्रकाश की किरणें। प्रकाश की किरणें क्या होता है? तो प्रकाश की किरणों को समझो। देखो क्या लिखे हैं, पहला पॉइंट
कि एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को किरण पुंज कहते हैं। एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को क्या बोलते हैं? किरण कहते हैं। एक चलने वाले सरल रेखा यानी हम सीधी रेखा में चलने वाले प्रकाश को क्या बोलते हैं? किरण कहते हैं। जैसे लेजर लाइट देखा होगा, उससे एक किरण निकलता है तो उसको क्या बोले? किरण बोले। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। यानी उस रेखा के बंडल ऑफ रे यानी किरणों के समूह को अगर मिला दिया जाए तो उसको किरण पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे? किरण पुंज। किरण पुंज जो है ये 3 तरह का होता है। कितने तरह का होता है? 3 तरह का। तो तीनों तरह का नाम क्या है? एक होता है अपसारी किरण पुंज, एक होता है अभिसारी किरण पुंज, दूसरा तीसरा होता है समांतर किरण पुंज। अब देखो अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, इसको समझ लिया तो तीनों आराम से समझ जाओगे। देखो क्या है अपसारी, अप शुरू में देखो अप है, क्या है? अप सारी। एक कहानी सुनाते हैं। तुम टॉर्च लाया हुआ खरीद के तो टॉर्च बारते हो क्या? तो क्या करते हो? टॉर्च को जलाया होगा तो देखो यहाँ पे टॉर्च भी बना है। अगर तुम इस बटन को दबाओगे तो टॉर्च से क्या होगा? प्रकाश निकलेगा। तो कहाँ से निकला? टॉर्च से। तो टॉर्च ने क्या किया? अपना प्रकाश सब दे दिया। तो वही होता है यहाँ पे, क्या होता है? अपसारी यानी अपने प्रकाश को क्या कर देता है? अपना प्रकाश बाहर निकाल देता है, उसी को बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। अपना प्रकाश यानी एक बिंदु से क्या हुआ? प्रकाश टॉर्च में देखा होगा एक पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं एक बिंदु। उस बिंदु से क्या होता है? प्रकाश को बाहर फैला देता है। तो वही चीज यहाँ पे लिखे हैं प्रकाश पुंज। तो अपसारी मतलब अपना प्रकाश छोड़ देना। तो यानी यहाँ से अपना प्रकाश कहाँ से छोड़ता है? तो एक बिंदु से। इस प्रकार के किरण पुंज में क्या होता है? एक बिंदु से निकलकर प्रकाश की किरणें फैलती चली जाती है। क्या होता है? प्रकाश की किरणें फैलती चली जाती है। तो इस प्रकार के किरण पुंज को बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। दूसरी देखो बच्चे अभिसारी किरण पुंज। अपसारी से क्या होता है? अपना प्रकाश एक बिंदु से निकला और फैलते चला गया। ठीक इसका उल्टा होता है। इस प्रकार के किरण पुंज में क्या होता है? एक बिंदु पर आकर के मिलता है। क्या होता है? मिलता है। देखो एक बिंदु पर आके क्या हो रहा है? मिल रहा है। तो इस तरह के किरण पुंज को क्या बोलेंगे? अभिसारी किरण पुंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अभिसारी किरण पुंज। अब तीसरा है समांतर किरण पुंज। इसमें जो क्या होता है कि समांतर किरण पुंज सभी किरणों के समय एक दूसरे के क्या होता है? समांतर होता है। तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इस प्रकार के किरण पुंज में एक दूसरे के किरण क्या होता है? समांतर होता है। तो उसको क्या बोलेंगे? समांतर किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज एक बिंदु से निकलकर फैलता है किरणों, और अभिसारी किरण पुंज एक बिंदु पर आकर के मिलता है। समांतर किरण पुंज में एक दूसरे से प्रकाश किरणें क्या होता है? समानांतर होते हैं। बस इसी के बारे में जानना है। अब आगे हम पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन, यानी प्रकाश क्या है तथा प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आओ अब उसको पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन का नियम। देखो प्रकाश क्या है, क्वेश्चन रहेगा प्रकाश क्या है तथा प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखे, या तो रहेगा प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है तथा इनके नियमों को लिखे। तो अगर ये क्वेश्चन पूछे, अगर पूछेगा प्रकाश क्या है तो ये लिख देना है। उसके बाद प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखे तो यहाँ से लिखना है। अगर प्रकाश पूछे इन दोनों को पहले कॉपी में नोट करो। उसके बाद देखो क्या है प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा जिससे हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, ये तो पढ़ चुके। अब देखो प्रकाश के परावर्तन, यानी प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि मान लो कि किस कहीं से प्रकाश है, एक मान लो आईना हो, आईना ले लिए और उसको तुम देखता होगा, कभी बचपन में देखा होगा चमकाते हुए, चमकाया है ना? तो यानी देखता होगा चमका के किसी मुंह पे तुम बारा होगा, वहां पे क्या हुआ? प्रकाश का परावर्तन हुआ। क्या हुआ? सूर्य का रोशनी तुम्हारे आईना पे पड़ा और परावर्तन के बाद तुम जिस दोस्तों के ऊपर तुमने चमकाया वहां पे परावर्तन हो गया, वहां पे पहुंच गया। तो उसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो वही चीज यहाँ पे लिखे हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पे पड़ता है, यानी तो किसी सतह पे पड़ा नहीं, आईना की सतह पे पड़ा, उसके बाद उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह पे पड़ता है और उसी माध्यम में अगर लौट गया तो उसी को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। यदि उस माध्यम में ना लौट के दूसरे माध्यम में चला गया तो उसको बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। बस इतना ही डिफरेंट है इसमें, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन में। अब प्रकाश का परावर्तन के 2 नियम होते हैं। अगर ये दोनों नियम पालन करता है तो उसको बोलते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम हुआ। जैसे देखो प्रकाश का परावर्तन के नियम में 2 नियम है।
तो कितने होते हैं? तो पहला चीज ये याद रखना, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला क्या है? आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होता है। पहला नियम क्या है ना? आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है? बराबर होता है। तो कैसे होता है ये आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होता है? तो हम इसके बारे में जानेंगे पहले। उसके बाद क्या है? आपतित किरण। ये आपतित किरण क्या होता है? उसका परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। कहाँ पे होते हैं? तीनों एक ही समतल में होते हैं। उसके बाद ये डायग्राम बनाते हैं, नंबर पूरा मिल जाए। अब चलो अब समझते हैं एक एक करके कि आपतन कोण परावर्तन कोण, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक क्या होता है। तो अब समझो इसको। तो जिस दर्पण से या किसी सतह टकराता है तो नीचे में ये जो जैसे लिखते हैं इसको क्या बोलते हैं? कलई क्या होता है? क्या क्या होता है? कलई क्या होता है? और सबसे अच्छा परावर्तक सतह को किसको माना गया? तो चांदी का। तो याद रखना सबसे अच्छा परावर्तक सतह कौन सी होता है? चांदी होता है। अब देखो, कहीं से प्रकाश जो आया होगा कि नहीं आया होगा? कहीं से जो प्रकाश आया उसी को बोलते हैं आपतित किरण। जिस बिंदु स्रोत से प्रकाश आया उसे क्या बोलते हैं? आपतित किरण। और किसी सतह पे टकराया होगा कि नहीं? किसी सतह पे, मान लो कि प्रकाश कहाँ से आया? सूर्य से। सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है उसको बोलते हैं आपतित किरण। और तुमने आईना पे कहीं ना कहीं जाके टकराया होगा, तब जाके तुम्हारे दोस्तों के ऊपर उसका प्रतिबिंब बताया और चमकाते हो। यानी जिस बिंदु पे आकर के मिला उसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं। और इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। या तो मूल बिंदु बोलो या तो उसको क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। जहां से प्रकाश आया आ रहा है उसको बोलते हैं आपतित किरण। और जिस बिंदु पे मिला उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। और परावर्तन के बाद परावर्तित किरण टकराने के बाद वो उसी माध्यम में लौट गया, यानी लौट जाने वाली किरण को क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण बोलेंगे। ये बात समझ में आया? तो अब यहाँ पे फिगर में देखो, आने वाला किरण ये है, यानी ये प्रकाश आ रहा है जिसको बोलते हैं क्या? आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। दूसरी, यहाँ पे आके मिला तो इस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। उसके बाद इस बिंदु से टकरा करके लौट गया इसी माध्यम में, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण बोलते हैं। अब देखो, इन दोनों के बीच में एक खींचा गया लंब है, इसी को बोलता है अभिलंब। अब देखो इन दोनों के बीच कौन आई? कुछ तो इसके कौन बना हुआ? कौन आई और कौन आ? अब वही चीज लेके आया, आपतन कोण और परावर्तन कोण। देखो आपतन कोण कौन सा था? आने वाला किरण। तो ये क्या है? आने वाला किरण। और ये क्या है? अभिलंब है। ये क्या है? अभिलंब है। अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है ना, इसी को बोलते हैं आपतन कोण। यानी आई को ही क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। इसके बाद परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण और बनता है जिसको आर बोलते हैं। और इसी को हम बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। यानी आई को बोलते हैं आपतन कोण और आर को बोलते हैं परावर्तन कोण। और ये दोनों हमेशा एक दूसरे के बराबर होता है। मान लो अगर ये 30 डिग्री से आया आपतित कोण, तो इन दोनों के बीच में अगर 60 डिग्री बना तो इधर भी 30 डिग्री, इधर भी 30 डिग्री में ही लौट जाएगा। यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। तो यही था प्रकाश के परावर्तन के नियम। अब पढ़ेंगे प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब देखो क्या होता है। प्रतिबिंब तुम देखोगे, आईना कभी देखते होगे तो तुम अपना उसमें क्या देखते हो? चेहरा देखते हो। देखते हो ना? देखते हो। उसी को प्रतिबिंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब बोलते हैं। अब उसकी परिभाषा क्या होता है, अब उसको जान। तो प्रतिबिंब क्या बोल रहा है कि किसी बिंदु स्रोत से, देखो क्या लिखे हैं पहले इसको समझो। किसी बिंदु स्रोत से, कोई भी बिंदु हो सकता है, किसी भी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें कहीं से भी, या तो तुम्हारा टॉर्च हो सकता है, रात में अगर प्रकाश मान लो सूर्य का प्रकाश नहीं है तो कैसे देख लेते हो? तो टॉर्च बांधना पड़ता है, या तो बल्ब से देखते हो, बल्ब की रोशनी से तुम्हारा मुझ चेहरा दिखाई पड़ता है। वही बोल रहा है, प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, किसी बिंदु स्रोत से जब प्रकाश आ रहा है और दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, क्या बोल रहे हैं? जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, क्या होता है? मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसे उस बिंदु स्रोत का क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं।
तो उसे उस बिंदु स्रोत को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। और प्रतिबिंब दो तरह के होते हैं। कितना? तो एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। और काल्पनिक प्रतिबिंब को ही बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब को ही हमेशा क्या बोलते हैं? आभासी प्रतिबिंब करते हैं। एक चीज और ध्यान देने की बात है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होते हैं मेरे बच्चे, याद रखना, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है ये हमेशा उल्टा बनता है। क्या बनता है? उल्टा बनता है। तुम आईना में देखता होगा तो वो तुम्हारा प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है? उल्टा बनाता है। नहीं, तुम इस हाथ को उठाओगे तो उधर इस हाथ को उठाएगा। नहीं, तो ये बात है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है? उल्टा बनता है। याद रखना हमेशा, वास्तविक के साथ साथ एक क्रीम आता है, उसका नाम क्या? उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या बनाता है? उल्टा बनाता है। बार बार इसको मन में रख लो। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या बनाता है? उल्टा उल्टा उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या बनाता है? उल्टा बनाता है। दूसरी, काल्पनिक प्रतिबिंब। तो काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा बनाता है? सीधा बनाता है। कैसा बनाता है? सीधा बनाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनाता है। याद रखना, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या बनाता है? सीधा। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या बनाता है? उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। ये दो चीज हमेशा याद रखना। और तीसरा बात क्या याद रखना? वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को किस पे? पर्दे पे, यानी उसका फोटो बनाया जा सकता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा नहीं जा सकता है। तो अगर तुमको कभी पूछेगा वास्तविक प्रतिबिंब तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है, तो बस यही अंतर लिखना। तो क्या अंतर लेके क्वेश्चन आएगा? वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है, या अंतर लिखें तो कैसे लिखोगे? आओ, तो पहले लिखना वास्तविक प्रतिबिंब तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। क्या है? पहला है उसका परिभाषा लिख देना। परिभाषा, परिभाषा क्या होता है? तो वही चीज सेम भाषा होता है। जो प्रतिबिंब का परिभाषा होता है वही वास्तविक प्रतिबिंब का होता है। बस एक डिफरेंट होता है। देखो क्या लिखना, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, बस इतना ही लिख देना है। जिस बिंदु पर मिलती है, इस या यहाँ पे लिखे या मिलती हुई प्रतीत होती, बस इसको छोड़ देना। इसको छोड़ करके यहाँ पे आ जाना। उसे, उस बिंदु स्रोत को क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। तो उसको बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। अब काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या करना? वही चीज लिखना सेम टू सेम। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर, अब ये मिलती है नहीं लिखना, मिलती नहीं है, यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। बस परिभाषा इस तरह लिखना। एक परिभाषा याद रखोगे तो दोनों का दोनों आराम से याद हो जाएगा। अब देखो दूसरा बात क्या लिखना, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या बनाता है? उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाता है? उल्टा प्रतिबिंब। यही लिखे हैं, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। दूसरा, काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की अपेक्षा क्या होता है? सीधा होता है। अब अगला वही पॉइंट लिखे, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को हमेशा पर्दे पे उतारा जा सकता है, यानी इसका इमेज बनाया जा सकता है। लेकिन एक काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। बस प्रतिबिंब से बनने वाला मात्र यही दो क्वेश्चन है। इसको आराम से पढ़ लोगे और आराम से बना दोगे। पहला क्वेश्चन रहेगा प्रतिबिंब क्या है, तो प्रतिबिंब क्या है उसका परिभाषा लिखना और इसका दो चीज लिखना, प्रतिबिंब का प्रकार लिख लेना। उसके बाद अगर पूछेगा वास्तविक प्रतिबिंब तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर, तो बस इस नीचे वाले को लिख देना, उसका परिभाषा लिख देना दोनों का। फिर लिखना वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पे नहीं उतारा जा सकता है। बस इतना लिख दोगे तो 2 नंबर आराम से मिल जाएगा। अब आओ समतल दर्पण के ऊपर। अब ये समतल दर्पण क्या होता है सर? वही
जो तुम अपने मुंह देखते हो, हमेशा चेहरा देखते हो, और किस में चेहरा देखते हो? आईना में। उसी के बारे में जानेंगे कि उस आईना में क्या क्या गुण है, क्या विशेषता है। तो आओ अब समतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। समतल दर्पण देखो क्या होता है। समतल दर्पण की विशेषता पूछता है एग्जाम में, किसे पूछेगा, बोलेगा समतल दर्पण की 3 विशेषताओं को लिखें। तो हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 विशेषताओं को लिखें, और उसमें मात्र तुमको 3 को विशेषता याद रखना और लिख देना। अगर बोलेगा समतल दर्पण क्या है, तो लिखना समतल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाता है? सीधा प्रतिबिंब बनाता है, और ये काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। जैसे पहला पॉइंट क्या लिखे, समतल दर्पण में याद रखना हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा बनाता है? सीधा प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। दूसरा बात, समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। याद रखने के लिए वो बोले थे कि काल्पनिक के साथ हमेशा कौन आता है? सीधा। अगर काल्पनिक रहेगा तो सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो यही लिखना कि समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक तथा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। उसी को 2 शब्दों में लिख दें, समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है और समतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनाता है। और अगला क्या गुण है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार, यानी जो प्रतिबिंब का आकार होता है वो वस्तु के आकार के बराबर होता है। तुम जितना बड़ा वस्तु रखोगे उतना ही बराबर उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो यही लिखे कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। अगला पॉइंट क्या है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। समतल दर्पण तुम आईना देखते हो, लगेगा क्या हम अंदर में हो? नहीं। तो समतल दर्पण में हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। और अगला क्या है, समतल दर्पण में हमेशा पार्श्व परिवर्तन प्रतिबिंब बनाता है। अब ये पार्श्व परिवर्तन क्या होता है, इसको समझो। पार्श्व परिवर्तन क्या होता है? पार्श्व परिवर्तन हम उसे कहते हैं कि दायां वाला भाग बायां तरफ दिखाई पड़े और बाएं तरफ का दाएं तरफ दिखाई पड़े, तो वैसे प्रतिबिंब को बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। तो तुम देखा होगा एम्बुलेंस में, देखा है नहीं? एम्बुलेंस में ठीक उसका उल्टा लिखा होता है। एम्बुलेंस का हमेशा उल्टा, यानी पास उल्टा में लिखा होता है। क्यों? क्योंकि सामने वाले जो आईना में देखा है तो उसका उल्टा प्रतिबिंब बनाया जाए, इसलिए उल्टा प्रतिबिंब, और वो आसानी से पढ़ सके। तो यहाँ तक समझ में आया? यही होता है समतल दर्पण। अगर बच्चों तुमको अगर नींद आ रहा है तो थोड़ा सा जाके उठ करके मुंह को धो आओ, और फिर से 5 मिनट घूमो, वीडियो को पॉज करो, और उसके बाद फिर से इसको देखो। लगातार एक ही बार में अगर पूरा देखने का कोशिश करोगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले जाओ 5 मिनट का ब्रेक लो, इसके बाद फिर से पढ़ना स्टार्ट कर दो। उम्मीद करता हूँ आ गया होगा। अब चलो गोलीय दर्पण पढ़ेंगे। देखो गोलीय दर्पण क्या होता है। इमेजिन करो एक तुम्हारे पास एक गोला है, ठीक है, एक गोला है, और उसको क्या करो, बगल बगल से काट दो। अगर तुम काटोगे तो दिखाई पड़ेगा इस तरह से कट जाए, या तो इस तरह से काटेगा तो ये अलग हो जाएगा, इसको काटेगा तो ये अलग नहीं। तो यहीं पे वही बात हो रहा है। देखो हम क्या लिखेंगे इसका परिभाषा। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं, गोलीय दर्पण सबसे पहले क्या, तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं। किसको कहते हैं? जिनकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। किनका? जिनकी परावर्तक सतह क्या होता है? किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। अगर इस गोले को काटोगे तो ये अलग होके इस तरह से दिखाई पड़ेगा, अगर तुम इधर काटोगे तो इस तरह से इधर दिखाई पड़ेगा। नहीं, खोखले गोले का ये भाग होता है, उसी को क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण। या तुम दूसरे शब्दों में लिख सकते हो ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ, जिनका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? गोलिया होता हो, गोलिया होता है। ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ क्या होता हो? गोलिया होता है, यानी गोल होता हो, उसी को बोलते हैं गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण को कहलाता है। उसके बाद गोलीय दर्पण हमेशा 2 तरह का होता है। गोलीय दर्पण 2 तरह का होता है। कितने तरह का होते हैं? तो 2 तरह का होता है। पहला होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। पहला होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण, उत्तल, और दर्पण कैसा होता है? ये परावर्तक पृष्ठ, यानी एक भाग होगा चमकीला, क्या होगा? एक भाग होगा कलई, क्या हुआ? और दूसरा भाग से परावर्तन होगा, उसी को बोलते हैं दर्पण। अब अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण किसे होता है समझो। देखो अवतल, ओ देखो ओ कैसे लिखता है? ऐसे आता है ना, ओ अवतल। ओ से क्या होता है? अवतल।
यानी जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो, परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, अंदर के, यानी यहाँ से टकराएगा अंदर की तरफ टकराएगा तो हो जाएगा अवतल। अगर जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर हो तो उससे प्रकाश इधर टकरा के इधर जाएगा तो उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर, यानी और देखो ऐसे बना हुआ हाथ को, और इसको क्या बोलते हैं और से अवतल, और से अंदर वाला पृष्ठ, अंदर वाला पृष्ठ से टकरा के बाहर जाएगा तो इसको बोलते हैं अवतल, और बाहर वाला पृष्ठ से टकरा कर प्रकाश के परावर्तन होगा और इसको बोलेंगे उत्तल बोलेंगे। तो वही चीज यहाँ पे लिखे हैं, देखो यहाँ पे क्या लिखे हैं, अवतल, यानी इसमें क्या होता है अंदर वाला भाग से परावर्तित होगा। तो यानी अंदर वाला कौन होगा, इधर ई वाला साइड, यानी बाहर की ओर क्या होगा, कलई क्या होगा, उसी को क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं अवतल दर्पण। अब इसमें देखो उत्तल दर्पण में क्या होगा, अंदर वाला भाग कलई क्या हुआ रहता है, तो उसी को क्या बोलेंगे उत्तल दर्पण। समझ में आया, तो इसको क्या बोलेंगे अवतल दर्पण, और इसको क्या बोलेंगे उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब उत्तल वाला यानी प्रकाश का परावर्तन इससे आएगा और टकरा के इधर जाएगा, और उत्तल दर्पण क्या होगा, बाहर वाली सतह से टकराएगा और इधर ही लौट के चला जाएगा। इसी को बोलते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब ध्यान से देखो, उत्तल दर्पण ये तो खोखले गोले का भाग है, तो इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं सी, क्या बोलते हैं इसको सी को बोलते हैं वक्रता केंद्र, क्या बोलते हैं केंद्र। और देखो इस दर्पण के मध्य बिंदु जो है, इन दोनों दर्पण के मध्य वाले बिंदु को क्या बोलते हैं पी, यानी पोल, पोल से होता है ध्रुव, तो यहाँ से इसका पोल यहाँ, यानी दर्पण के मध्य बिंदु को परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं पोल बोलते हैं, यानी ध्रुव। और गोलीय दर्पण के बीच वाले भाग यानी केंद्र को क्या बोलते हैं वक्रता केंद्र कहते हैं, और वक्रता केंद्र को सी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। अगला पॉइंट, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में जो एक बिंदीय लाइन खींची गई है, इस रेखा को क्या बोलते हैं वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं। अगली बात, अब वक्रता त्रिज्या, अब देखो क्या होता है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच वाले पॉइंट मध्य बिंदु को बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं फोकस बोलते हैं, क्या बोलते हैं फोकस, और इसको बड़ी एफ से डिनोट करते हैं। और फोकस था ध्रुव के बीच वाले दूरी को क्या बोलते हैं फोकस दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं फोकस दूरी बोलते हैं। बस इन्हीं में से कोई अगर डिफाइन करने के लिए बोलेगा वक्रता केंद्र क्या है, ध्रुव क्या है, फोकस क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, और इसको अब डिफाइन करते हैं। अवतल उत्तल समझ में आया। अवतल किसको बोलते हैं ओ से याद रखना, अवतल यानी जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर वाला भाग ऊपर का क्या हो कलई क्या हो, और जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर वाला हो उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। चलो आओ अब एक एक बढ़ते हैं। अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है। अब आओ उत्तल अवतल को बोलेगा परिभाषित करें तो कैसे लिखोगे, देखो क्या ऐसा गोलीय दर्पण जिनका परावर्तक सतह गोले के केंद्र की ओर हो, जिसका परावर्तक सतह किधर हो गोले का केंद्र की ओर, यानी जब प्रकाश आएगा तो इधर से आएगा, इधर से टकरा के इधर ही पहुंच जाएगा, यानी अवतल यानी गोले के केंद्र की ओर हो, तो उसको क्या बोलेंगे अवतल दर्पण। अब तो यहाँ अवतल दर्पण वाले बीच वाले केंद्र क्या बोलते हैं पी यानी ध्रुव, और इसको क्या बोलते हैं फोकस, इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र, इसको बोलते हैं अवतल। अब उत्तल दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण जिनका परावर्तक सतह बाहर की ओर वक्रित हो उसको बोलेंगे उत्तल दर्पण। अंदर की ओर परावर्तक सतह अगर वक्रित है तो उसको बोलेंगे अवतल दर्पण, और बाहर की ओर वक्रित रहेगा तो उसको बोलेंगे उत्तल दर्पण। अब आओ गोलीय दर्पण के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिनको समझना है। देखो पहला क्या है ध्रुव, तो ध्रुव क्या होता है उसको समझो। मान लो कि ये मेरा दर्पण है, ये कोई सा भी दर्पण अवतल या उत्तल दो, इसका जो बीच वाला जो केंद्र होगा जहां से रेखा गुजरेगा इस वाले केंद्र यानी इसी को ध्रुव बोलते हैं। यानी गोलीय दर्पण के मध्य वाले बिंदु को क्या बोलते हैं ध्रुव कहते हैं। तो अवतल दर्पण का ध्रुव इधर हो जाएगा तो इसका भी अवतल दर्पण का ध्रुव इधर हो जाएगा। और गोलीय दर्पण के ध्रुव को हमेशा पी से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है पी से डिनोट किया जाता है। यहाँ तक समझ में आया, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब अगला पॉइंट क्या है वक्रता केंद्र।
तो गोलीय दर्पण, अब देखो गोलीय दर्पण का केंद्र, तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसका एक केंद्र होता है। देखो ये एक गोला है तो इसका कहीं ना कहीं एक केंद्र होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। तो इसी वाले केंद्र को क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। तो गोलीय दर्पण जिस गोले के भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, और वक्रता केंद्र को हमेशा सी से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है, सी से डिनोट किया जाता है। तो ये बात समझ में आया। अगर यहाँ पे मान लिया जाए तो ये गोलीय दर्पण का भाग है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं केंद्र होगा जिसको क्या बोलेंगे, सी बोलेंगे। इसको हमेशा सी से डिनोट किया जाता है। अब अगला क्या है, वक्रता त्रिज्या। तो गोलीय दर्पण जिसकी गोले का भाग होता है, तो ये जो गोलीय दर्पण है इस गोले का भाग, तो किस गोले का, तो इस गोले का। तो जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या, यानी गोलीय दर्पण की त्रिज्या को ही क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और त्रिज्या हमेशा कहाँ से मापी जाती है, केंद्र से। तो यहाँ से केंद्र है तो यहाँ से हमेशा इसका दूरी मापी जाएगी, तो इसी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। तो इसी को क्या बोल देते हैं, वक्रता त्रिज्या। यानी वक्रता केंद्र से और ध्रुव के बीच जो दूरी होता है उसी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या कहते हैं। और इसी त्रिज्या को हम क्या बोलते हैं बच्चों, आर से डिनोट किया जाता है। इससे आर से डिनोट करते हैं, यानी आर से दर्शाते हैं। यानी वक्रता त्रिज्या को आर से दर्शाया जाता है। ये बात समझ में आया। चलो आगे देखो, अगला क्या है, फोकस दूरी। क्या है, फोकस दूरी। अब देखो फोकस दूरी क्या होता है, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच आधी भाग, यानी बीच में, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच, यहाँ पर भी देखो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में एक पॉइंट मारते हैं जिसको बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं उसको, फोकस बोलते हैं। यानी ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में क्या होता है, फोकस होता है। और फोकस को हमेशा किससे डिनोट करते हैं, बड़ी एफ से। किससे डिनोट करते हैं, बड़ी एफ से दर्शाते हैं। वही अब फोकस दूरी, तो फोकस से दूरी जो होगा वही, तो फोकस दूरी देखो, फोकस और ध्रुव के बीच वाले ही दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। अच्छा ये जो फोकस दूरी बीच में है, तो ये बीच में, तो ये आता, ये आता, आधा आधा कितना हो गया, दो आधा। यानी आर बराबर यहाँ से क्या हो गया, 2f। यानी यहाँ से f बराबर क्या होता है, r/2। यानी फोकस दूरी क्या होता है, वक्रता त्रिज्या का आधी होती है। अगला बात क्या है, प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष क्या होता है उसको समझो। प्रधान अक्ष क्या होता है जो बच्चों, ये क्या होता है, ध्रुव। देखो यहाँ पे ये क्या है, ध्रुव, और ये क्या है, वक्रता केंद्र। और ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच एक लाइन देखो खींचे हैं। क्या खींचे हैं, लाइन खींचे हैं। और इसी लाइन को क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष बोलते हैं। यानी ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच खींची गई लाइन को ही क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष बोलते हैं। और प्रधान अक्ष को ही क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या ये तीनों बात समझ में आया, जल्दी से एक बार मेरे साथ दोहराओ। ध्रुव क्या है, वक्रता दर्पण के मध्य वाले बिंदु क्या बोलते हैं, ध्रुव कहते हैं। ध्रुव को पी से डिनोट करते हैं। दूसरी वक्रता केंद्र क्या होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को ही क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। और वक्रता केंद्र को किससे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। अगला क्या है, वक्रता त्रिज्या। यानी ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच जो दूरी होता है उसी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दूसरी बात फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होता है, फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। और प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष किसको बोलते हैं, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी जो खींची गई लाइन है उसी को क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। क्या ये बात समझ में आया। अब देखो जो भी जितना भी दूरी है सब दूरी है, लेकिन कहाँ से मापते हैं, हमेशा ध्रुव से मापते हैं। तो याद रखना, कोई भी चीज नापते हैं तो कहाँ से नापते हैं, ध्रुव से मापते हैं। ये पूछता है बार बार क्वेश्चन, कोई भी दूरी कहाँ से नापते हैं, तो वक्रता केंद्र पर नहीं, ध्रुव से मापते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। अब पढ़ेंगे बच्चों अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है और उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का उपयोग लिखने के लिए बोलेगा तो उसको उपयोग को भी तो याद रखना होगा। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का क्या क्या उपयोग होते हैं आओ समझते हैं। देखो क्या लिखे हैं, इधर लिखे हैं अवतल का, इधर लिखे हैं उत्तल का। इधर है अवतल दर्पण और इधर है उत्तल दर्पण। जल्दी बताओ, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह कैसे होता है, अंदर की ओर ऐसे ओ, अवतल परावर्तक सतह यानी इस तरह का होगा, ऐसे ऐसे। और उत्तल दर्पण का इस तरह से होगा, अंदर की ओर कलई क्या हुआ रहेगा। अब देखो
अवतल दर्पण को ही अभिसारी दर्पण कहते हैं। ये बात हमेशा याद रखना बीबी आई। अवतल दर्पण को क्या बोलते हैं? अभिसारी दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण को अपसारी के, और अपसारी तुम समझते हो क्या होता है? अपना प्रकाश एक बिंदु से निकलकर फैला देता है, उसी को बोलते हैं अपसारी दर्पण। और इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। और इससे तुम याद कैसे रख सकते हो? अभिसारी और अपसारी। तो अपना प्रकाश को क्या करता है? फैला देता है। तो अवतल दर्पण में याद रखना टॉर्च, उत्तल में याद रखना लालटेन। उसको भी तुम समझ सकते हो। अब देखो, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? तो गाड़ी के हेडलाइट में। तुम गाड़ी के हेडलाइट में बुकवा करते हुए देखा होगा, तो वही है हेडलाइट। बगल में दोनों तरफ लगा हुआ होता है हेडलाइट। तो उसमें कौन सा दर्पण लगाया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है गाड़ी के हेडलाइट में। और दाढ़ी बनाने में, दाढ़ी बनाते हो कि नहीं बनाते हो? लड़के सब दाढ़ी बनाता है। तो ये सब दाढ़ी बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? वो आईना में देखता है। तो कौन सा आईना है? अवतल दर्पण। कौन सा है? अवतल दर्पण आईना है। सोलर प्लेट, सोलर प्लेट तुम देखते होगे यार, आज तुम देखता होगा सोलर प्लेट लगा हुआ था जिससे बैटरी चार्ज करता है। तो उसको भी किस में क्या चीज लगाता है? उसके ऊपर अवतल दर्पण लगा हुआ होता है। अगला क्या है? सर्च लाइट, सर्च खोजने के लिए सर्च लाइट में। उसके बाद डॉक्टर भी करता है आंख, नाक, नाली, इन सभी में किसका दर्पण का प्रयोग करता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला है परावर्तक दूरबीन में। कहाँ? तो परावर्तक दूरबीन में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब अगला आ जाओ उत्तल दर्पण की ओर। अब उत्तल दर्पण में किसका प्रयोग करते हैं? इसे पहले अपसारी दर्पण कहते हैं। रोड पर लगे लैंप में किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण में। रोड सब में देखता होगा एक लैंप लगा होता है एकदम ऊंचा सा, नहीं? अगर पुल में तुम भी जाओगे तो उसके ऊपर एक लैंप लगा होता है, या गली चौराहा पे देखाएगा तो उसपे एक लैंप लगा होता है। उसमें कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है? तो उत्तल दर्पण लगा हुआ होता है। उत्तल दर्पण लगा होता है। गाड़ी के पास से दृश्य, अब यहाँ तो पास से दृश्य तुम गाड़ी के पीछे देखते हो कौन आ रहा है कौन है, तो एक आईना रहता है लगा हुआ है स्लेटर के बगल में गाड़ी सब में। तो वो कौन सा दर्पण है? उसमें उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। दर्पण मतलब आईना। तो कौन सा आईना? उत्तल वाला आईना। और ये गाड़ी के पास दृश्य में, और ये क्या करता है? बिखराव दर्पण इसे भी कहते हैं। अब अगला क्या है? नोट में एक चीज याद रखना, उत्तल दर्पण का आवर्धन हमेशा एक से क्या होता है? कम होता है। उत्तल दर्पण का आवर्धन हमेशा किससे होता है? एक से कम होता है। इसको भी याद रखना, नोट में लिख लेना। यहाँ तक समझ में आया? तो चलो आओ अब सीखेंगे प्रतिबिंब। कहाँ पे रखेंगे वस्तु को और कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। देखेंगे अवतल दर्पण में उपयोग। अब अवतल दर्पण में उपयोग तो पढ़ लिए, अब उसका प्रतिबिंब, अगर वस्तु कहाँ पर रहेगा तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, उस तरह से रहेगा। तो आओ हम उसको एकदम शॉर्टकट के परिभाषा तौर पे समझेंगे, कहाँ पर रहेगा तो कहाँ बनेगा। तो चलो पहले, सबसे पहले अगर वस्तु अनंत पर रहे, किस पे रहे? अनंत पे। तो अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो फोकस पे बनेगा। कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। दूसरी बात, अगर ठीक उल्टा, अगर प्रतिबिंब फोकस पे रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। तीसरा, अगर वस्तु कहाँ पर है? पोल पर। पोल मतलब ध्रुव पर रहे, तो ध्रुव पर रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ध्रुव पर ही बनेगा, यानी ध्रुव पर ही बनेगा। चौथा पॉइंट, अगर वस्तु वक्रता केंद्र, सी मतलब क्या होता है? वक्रता केंद्र होता है। अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर रहेगा तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कहाँ बनेगा? वक्रता ही केंद्र पर। और समान साइज का बनेगा। कैसा का रहेगा? समान, यानी बराबर बनेगा। पांचवी पॉइंट, अब देखो अगला पॉइंट, अगर वस्तु रहेगा बच्चों अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, अगर वस्तु कहाँ रहे? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, तो कैसे पता करेंगे? अनंत पे रहेगा तो वस्तु कहाँ बनेगा? वस्तु फोकस, और वक्रता केंद्र यानी सी, वक्रता केंद्र पे बनता है तो यानी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। अगली बात, छठी पॉइंट क्या रहेगा बच्चों? यदि फोकस तथा ध्रुव के बीच बनेगा तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब? तो यानी ध्रुव तथा अनंत के बीच, तो ऐसा प्रतिबिंब बनना संभव नहीं है। तो क्या होगा दूसरा प्रतिबिंब? यदि वक्रता केंद्र सी और फोकस पे रहे,
यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच प्रतिबिंब रहेगा तो देखो क्या होगा, अगर वक्रता केंद्र पे होता तो सिर्फ वक्रता केंद्र पे, और फोकस हो तो क्या होता अनंत पे। यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा प्रतिबिंब। कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। फिर से अगर अनंत पे रहेगा तो प्रतिबिंब फोकस पे, अगर फोकस पे रहेगा तो प्रतिबिंब अनंत, और ध्रुव पर रहेगा तो ध्रुव पर ही बनेगा। वक्रता केंद्र तो वक्रता केंद्र पे बनेगा। यदि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रहेगा तो अनंत के लिए होता है फोकस, और वक्रता केंद्र के लिए वक्रता केंद्र, यानी इन्हीं दोनों के बीच बनेगा। अगर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रहेगा तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। अब यहाँ तक तो समझ में आया प्रतिबिंब कहाँ होना। अब तो ये भी बता दीजिए वास्तविक तथा काल्पनिक क्या बनेगा। तो अवतल दर्पण हमेशा याद रखना, वस्तु हमेशा वास्तविक बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। और वास्तविक के साथ क्या आता है? वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा। और एक चीज नोट में याद रखना बच्चों, अगर ध्रुव पर कहीं रहे, चाहे उत्तल रहे या अवतल रहे, हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। कहाँ कैसा बनाता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। कहाँ पे? तो ध्रुव पर। आप जल्दी तुम ही बता दो, फोकस पे कैसा बनेगा? ध्रुव पे, ध्रुव पुत्र ने यहाँ अनंत पे, तो क्या बनेगा? हमेशा वास्तविक तथा उल्टा। फोकस पे है इसमें भी क्या का वास्तविक तथा उल्टा। ध्रुव पर यानी काल्पनिक, कैसा बनेगा? काल्पनिक, काल्पनिक तथा सीधा प्रतिबिंब बनेगा। दूसरी बात, अगर वक्रता केंद्र समान रहेगा तो इस पे भी वास्तविक तथा उल्टा। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच तो फोकस था, वक्रता केंद्र, यहाँ पर भी वास्तविक तथा उल्टा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। अब पूछेगा कि कैसा, बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा? अगर वस्तु बहुत दूर है तो आएगा नजदीक तो कैसा बनेगा? छोटा। हमेशा फोकस पे हमेशा कैसा बनता है? छोटा प्रतिबिंब। अगर वस्तु अनंत से फोकस में बना तो हमेशा छोटा, बहुत छोटा बनाएगा। कैसा बनाएगा? बहुत छोटा बनाएगा। अगर फोकस पे तो दूर पे बन रहा है यानी बहुत बड़ा बनाएगा। कैसा बनाएगा? बहुत बड़ा बनाएगा। अगर ध्रुव पे है समान साइज का बनाएगा लेकिन काल्पनिक। दूसरी बात, अगर वक्रता केंद्र पर है तो वक्रता केंद्र पर जैसा प्रतिबिंब वस्तु है वैसा ही प्रतिबिंब यानी समान आकार का बनाएगा। उसके बाद वक्र इनफिनाइट वक्रता केंद्र के बीच में कैसा बनाएगा? फोकस पे रहता तो छोटा, लेकिन वक्रता केंद्र समान यानी छोटा बनाएगा, बहुत छोटा नहीं, छोटा। अगली बात, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रहेगा तो इसमें क्या होगा? बड़ा बनाएगा। क्या बनाएगा? बड़ा। बस यही चीज याद रखना है मेरे प्यारे बच्चे। बस यहाँ तक समझ में आया? तो यही सिर्फ। अब उसके बाद यहाँ पे दो, अब उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण में मात्र दो ही प्रतिबिंब बनता है। अगर अनंत पर रहेगा तो फोकस पे बनेगा। अगर अनंत और ध्रुव के बीच रहेगा तो कहाँ बनेगा? ध्रुव और फोकस के ही बीच बनेगा। और इन दोनों में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब के साथ साथ क्या आएगा? सीधा ही बनेगा। यहाँ तक समझ में आया? तो इतना चीज, बस यही चीज याद रखना है। अब उसको ड्रॉ करना है तो बच्चों, तो ड्रॉ करने के लिए अगर तुमको चाहो कि नहीं ड्रॉ करने के लिए भी सिखा दे तो कमेंट में बोलना कि हमको ड्रॉ करने के लिए भी सिखा दीजिए सर, तो हम वो सिखा देंगे। यही था पूरा का पूरा प्रकाश का परावर्तन। अब इससे बाहर ज्यादा क्वेश्चन पूछने पर पूछता है थ्योरी में। अब कुछ बच्चों बचा है मेरा दर्पण सूत्र, जो अगले वीडियो में कवर करेंगे। दर्पण सूत्र F बराबर क्या होता है? 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U बराबर क्या होता है बच्चे? 1/F। और एक होता है F बराबर R/2, और एक होता है बराबर S-H बराबर -V/U। तो इस पर आधारित हम अगले क्लास में यानी अगले वीडियो में 5 सवाल लेने वाले हैं, और उसी के माध्यम से हम